हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th के कंटेम्प्रेरी इंडिया के चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट को शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़े उसमें आपने इंडिया के लैंडफॉर्म्स के बारे में देखा होगा एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा। लैंडफॉर्म्स मतलब इंडिया के लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, कौन से हिली एरिया हैं, कौन से प्लेन एरिया हैं। और फिर आपने ड्रेनेज सिस्टम को देखा होगा कि जिसमें हम डिफरेंट रिवर्स के बारे में पढ़ा, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, और जब वह किस टाइप की रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है, और कौन वेस्टर्न सी में जो अरेबियन सी है वहाँ पे फॉल होती है, और कौन कौन सी रिवर से जो डेल्टा फॉर्म करती है। तो इसको आपने पढ़ा होगा। अब इस चैप्टर में हम जो इन्वायरमेंट के नेचुरल इन्वायरमेंट को जानने वाले बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, उसमें थर्ड जो मेन एलिमेंट होता है सो क्लाइमेट को पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले क्लाइमेट होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि क्लाइमेट किसी भी एरिया की या किसी भी पोर्शन की, किसी भी रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन को दर्शाता है। और इसमें हम जो वेरिएशन है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को देखकर एक रिजल्ट निकालते हैं, एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन निकालते हैं, जिसको क्लाइमेट कहते हैं। जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, एक मानसून क्लाइमेट है। और जहाँ पे अगर ईस्टर्न जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है। अगर इक्वेटर रीजन देखते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा आता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो बेसिकली यह इन वेदर कंडीशन को शो करता है। और किसी भी एक एरिया का हम जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो वेदर कंडीशन होती है, वो एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स का कंसिडर करते हैं। अब वेदर होता क्या है? वेदर मतलब स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप किसी भी एरिया का एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हैं, जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन कैसा है। तो इन सब चीज़ों को हम जब किसी भी रीजन के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं ना, तो उसको हम वेदर बोलते हैं। वेदर मतलब मौसम, आज का मौसम कैसा है, आज का अभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह अभी दिल्ली का 5 PM पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको दी हुई है। वहाँ का वेदर आप देख सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेसिपिटेशन लेवल 1% है, ह्यूमिडिटी 44% है, और विंड वहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, जो विंड हो गया, और टेम्परेचर हो गया, ये क्या है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की अभी पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को शो कर रहा है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, मोटा मोटा। तो इसे कहते हैं वेदर। और जब इसी को जनरलाइज करते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे, और एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक कंक्लूजन एटमॉस्फेरिक कंडीशन निकालते हैं जो पूरे रीजन पे थ्रू आउट द ईयर लागू होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हाँ, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ वीक्स और मंथ तो कैसे होते हैं, कूल होते हैं, फिर हॉट होते हैं, कुछ कूल और हॉट होते हैं, विंडी और काम होते हैं, मतलब जहाँ पे तूफान आते हैं। विंडी मतलब तूफान, और काम मतलब पीसफुल डेज होते हैं, ओपन डेज होते हैं। क्लाउडी और ब्राइट हो सकते हैं, जो मौसम है वहाँ का क्लाउडी हो सकता है, बादलों भरा हो सकता है, ब्राइट बिल्कुल सनशाइन वाला मौसम हो सकता है, वेट एंड ड्राई, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकती है, ड्राई मतलब सूखा सूखा हो सकता है डे। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कि जो ये मंथली एक पैटर्न चलता है। जैसे अभी आप देख सकते हो, अभी अक्टूबर लास्ट चल रहा है, और नवंबर आने वाला है, सर्दियाँ आने वाली है ना। फरवरी तक ये सर्दियाँ रहेगी। फिर धीरे धीरे जैसे मार्च होगा, मार्च के बाद क्या हो जाए, थोड़ा फिर उसके बाद ऑटम आ जाए, सॉरी पतझड़ वाला महीना आ जाएगा। ट्रीज़ क्या करेंगे, अपने लीव्स को शेड कर देगी। फिर समर सीजन आ जाएगा जो जून तक प्रिवेंट रहेगा। फिर जून के बाद क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, और फिर आपके रेनी सीजन आ जाएगा। तो एक जनरल पैटर्न फॉलो होता है। और इसे हम कह देते हैं कि पूरे ईयर को हमने डिवाइड कर दिया सीजन में, जैसे विंटर, समर और रेनी सीजन। इसी प्रकार जो है ना, पूरे वर्ल्ड है ना, संसार है ना, उसको भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है। अब हम इंडिया की बात करें कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इंडिया की जो क्लाइमेट कंडीशन है, मानसून दिखाई गई है।
मॉनसून टाइप की दिखाई गई है। अब मॉनसून का मतलब समझ लेते हैं। तो मॉनसून क्या है? एक अरेबियन वर्ड है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, मॉनसून इज़ ए अरेबियन वर्ड जिसको बोलते हैं मौसम। और मॉनसून का इसका लिटरली मीनिंग सीजन होता है ना, सीजन। अब मौसम का जो मतलब ये होता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर, कि जो विंड डायरेक्शन जैसे वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है तो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने लग जाए, उसका रिवर्स हो जाए। नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है तो साउथ टू नॉर्थ उसका फ्लो हो जाए, तो इसे सीजनल रिवर्सल बोलते हैं। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है मानसून क्यों है, इसका हम कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पे। कैसे आप खुद ही यहाँ पे इसको कंक्लूड करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे कि इंडिया के जो सीज़न को, इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉनसून टाइप के क्यों बोला गया है। अब जो मॉनसून टाइप की इंडिया क्लाइमेट है, ये जितनी भी जो साउथ और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एशिया की जितनी भी साउथ और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे क्लाइमेट फॉलो होता है। अब यहाँ पे हमने मॉनसून टाइम तो बताया, लेकिन जो इंडिया है ना, हमारा भारत है ना, यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। अब वो कैसे हैं? तो यहाँ पे जो टू एलिमेंट्स को कंसीडर किया है, ये एलिमेंट्स है टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन। टेम्परेचर तापमान, प्रिसिपिटेशन मतलब एवरेज रेनफॉल, स्नोफॉल जो भी यहाँ पे हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन को भी कंसीडर किया गया है। अब देख सकते हो, जब समर आता है तो समर में क्या होता है कि राजस्थान के कुछ पार्ट में, जैसे बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, वहाँ तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और उसी पीरियड ऑफ टाइम में जो पहलगाम है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख सकते हो वेरिएशन है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन है। टेम्परेचर एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है। अगर आप विंटर नाइट की देखें तो जैसे द्रास जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तिरुवनंतपुरम जो, और वहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। तो एक यहाँ पे कह सकते हो कि एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टेम्परेचर है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑब्वियस ही बात है, वहाँ चेंज होगी। जैसे अगर जहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ क्लाइमेट मॉडरेट होगा, और जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस वहाँ क्लाइमेट हॉट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि डे चेंज में भी देख सकते हो कि एक थ्रू आउट द डे, कंप्लीट 24 आवर में भी डे और नाइट का टेम्परेचर कहाँ पे वेरी कर रहा है। जैसे अगर थार डेजर्ट में चले जाओ तो दिन में जाओगे तो आपको टेम्परेचर दिखेगा 50 डिग्री सेल्सियस, और वही नाइट में यह 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और उसी प्रकार आप अंडमान निकोबार चले जाओ, आइसलैंड ऑफ केरला चले जाओ, तिरुवनंतपुरम चले जाओ, गोवा के बीच पे चले जाओ, डे और नाइट के टेम्परेचर वेरिएशन आपको कम दिखेगा। जैसे मैं कहूँ, अगर गोवा में आप जाओगे, सॉरी आप केरला में जाओ, तो दिन का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है और नाइट का टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस है। तो डिफरेंस कितना है? ओनली 2 डिग्री सेल्सियस का। वेरिएशन कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन है। लेकिन आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान के थार डेजर्ट में दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, नाइट का 15 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस हो गया अराउंड 35। ये टेम्परेचर वेरिएशन शो होता है, ये टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिसिपिटेशन लेवल की। अब देखते हैं राजस्थान का जो इंडिया का जो हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर रीजन हो गया, लेह लद्दाख वाला रीजन हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन मतलब जैसे एवरेज रेनफॉल कह सकते हो, तो वो स्नोफॉल होती है ना। यहाँ पे जनरली बारिश आपको कम देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया में ही अगर मेघालय में देखो, मानसून राम, और यहाँ पे आप देखोगे तो जो रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल 400 सेंटीमीटर तक है। और लेह लद्दाख में 4 सेंटीमीटर, या राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में 10 सेंटीमीटर ही है। तो एवरेज रेनफॉल में भी आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है रीजन के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट है ना इंडिया के, अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वहाँ पे जो रेनफॉल होती है जून टू सितंबर के मिड में होती है। और वहीं जो ईस्टर्न कोस्ट है, अगर हम इंडिया की बात करें, मैं थोड़ा इंडिया का मैप अगर ड्रॉ करूँ, देखते हैं थोड़ा सा, देखते हैं मैं इसको ड्रॉ कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि ड्रॉ कर लूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, यहाँ पे तो रेनफॉल होती है जून टू सितंबर, और जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में रेनफॉल देखने को मिलती है। मतलब
रेनफॉल और टेम्परेचर भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट है। कह सकते हैं प्रिसिपिटेशन लेवल अलग अलग जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन भी है ना इंडिया में रीजन टू रीजन वेरी कर रही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, जो कोस्टल एरिया है ना वहाँ पे टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट लेस होता है। कहने का मतलब है कि डे और नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंस कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप कोस्टल सिटी से कोस्टल एरिया से दूर आप दूर जाओ, मतलब आपके डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जैसे इंटीरियर पार्ट है कंट्री का, जैसे राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा। मतलब कह सकते हो कि डे का टेम्परेचर 15 मतलब डे और नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा होगा, वेरिएशन ज़्यादा होगा। इसी प्रकार जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट में, जैसे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो जैसे ईस्ट टू वेस्ट बढ़ोगे तो रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल कम होता है। जैसे इधर मेघालय है, इधर राजस्थान है, तो रेनफॉल लेवल यहाँ पे डाउन होता जाता है। ईस्ट टू वेस्ट जैसे आप बढ़ोगे रेनफॉल लेवल डाउन होता जाएगा, और इन्वायरमेंट कंडीशन भी वहाँ पे एक्सट्रीम होती जाएगी, है ना। तो लोगों ने यहाँ पे अपने आप को एडप्ट किया, और तो इसी यही कारण है कि जो लोगों का, दिस इज द रीज़न दैट पीपल विल फॉलो डिफरेंट थिंग्स। मतलब उनका जो फूड हैबिट चेंज हो जाएगी, वो डिफरेंट चीज़ों को ईट करेंगे। अगर आप जैसे इंडिया में मेघालय, इधर बिहार, मेघालय देखो, पश्चिम बंगाल देखो, तो वहाँ पे लोग राइस को ज़्यादा ईट करते हैं। लेकिन राजस्थान में चले जाओ तो राजस्थान में लोग जो उन क्रॉप्स को ग्रो करना पसंद करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उनको ईट करते हैं जो कम पानी में या लेस वाटर में ग्रो कर जाती है। जैसे यहाँ की मैं बात करूँ, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो लोग यहाँ पे बाजरा, ज्वार, जैसे ज्वार को सोरगम और बाजरा, मिलेट्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम है ना। और जो उनके जिस प्लेसेस में रहते हैं उनकी डिज़ाइंस में भी चेंज हो जाता है। जैसे राजस्थान में जो हाउसेज होते हैं वो थिक वॉल्स के होते हैं, फ्लैट रूफ्स होती है। फ्लैट रूफ एज ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में यूज़ होता है, वाटर को आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन आसाम में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहाँ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो हाउसेज होते हैं वो स्लोप, उनके जो हाउस के रूफ से स्लोप टाइप की होती है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल जो भी होता है, हाई रेनफॉल भी होगा या स्नोफॉल भी होगा, तो वो रूफ से फॉल डाउन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो यही रीज़न है, डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल्स है उन्होंने अपने आप को एडप्ट किया है, उनकी फूड हैबिट चेंज हो जाती है, उनके जो क्लॉथ टाइप्स, जो क्लॉथ वो वियर करते हैं वो भी उनके चेंज हो जाते हैं। जिस हाउसेस में वो रहते हैं उनकी डिज़ाइन चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ असम में लोग ऑन स्टील्स बेम्बू हाउसेस बनाते हैं, क्योंकि वाटर नीचे से फ्लो कर जाता है डाउन साइड से, तो उनसे हाउसेस को दिक्कत नहीं आती। तो यही रीज़न है। अब हम पढ़ते हैं जो क्लाइमेट कंट्रोल्स को हम पढ़ते हैं। अब क्लाइमेट कंट्रोल्स किसी भी क्लाइमेट के 6 मेजर कंट्रोल्स, मतलब जो क्लाइमेट को कंट्रोल्स करते हैं, ये जो रेस्पॉन्सिबल है, जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की। अब इसमें हम देखेंगे लेटीट्यूड को देखेंगे, एल्टीट्यूड को देखेंगे, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटली जो सी से जिनकी डिस्टेंस है जिन प्लेसेस की, उनको हम समझेंगे उनका क्या, और ओशियन करंट्स और रिलीफ फीचर्स, जो हिली एरिया में रिलीफ फीचर्स होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। क्योंकि ये जो फैक्टर्स है ना, ये क्या करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है। अब लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं तो लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, और अक्षांश मतलब ये अब ये ओके। तो जो हमारी अर्थ में पिक्चर में देख सकते हो, जो अर्थ में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में, जो अर्थ अपना जो पूरा अर्थ का जो ग्लोब है इसको डिवाइड किया गया है हॉरिजॉन्टल लाइंस में, जो नॉर्थ, जिसमें बीच वाली लाइन को तो इक्वेटर बोला जाता है, और सेम लाइंस नॉर्थ साइड और नॉर्थ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, इक्वेटर के ऊपर वाला रीजन को नॉर्दर्न बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सेम लाइंस जो इक्वेटर के नीचे जो जिसे सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं वहाँ पे भी ड्रॉ होते हैं। जैसे आप देख सकते हो 0 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री इसे बोलते हैं लेटीट्यूड, सॉरी हाँ इनको बोलते हैं लेटीट्यूड मतलब अक्षांश। अब देख सकते हो इक्वेटर है 0 डिग्री लेटीट्यूड पे, फिर आप चले जाओ ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इन दोनों के बीच में ट्रॉपिक जोन है। इक्वेटर से नीचे जो लाइंस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा जिस बोला जाता है। और
और इन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है ट्रॉपिक जोन। अब कहने का मतलब है कि ये कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन को इफेक्ट कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जो इक्वेटोरियल जो रीजन है इक्वेटोरियल, यहाँ पे क्या होता है कि जो सनलाइट होती है ना स्ट्रेट होती है। सनलाइट स्ट्रेट होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ चलते हैं, पोलर जोन, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, टेम्परेचर डिक्रीज होना चालू हो जाता है। और वहाँ पे क्योंकि जो सनलाइट है ना, रिसीविंग ऑफ सनलाइट डिक्रीज हो जाती है जो रीजन की, और टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो लेटीट्यूड का इफेक्ट आप समझ सकते हैं यहाँ से कि इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई होगा, सनलाइट मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, चाहे आप अपर साइड में चाहिए चाहे आप डाउन साइड में चाहिए, वेदर यू गो अपर साइड वेदर यू गो डाउन साइड, टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। अब हम एल्टीट्यूड को देखते हैं। देखिए एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट, जितना अब जैसे जैसे आप हाइट बढ़ती जाती है एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेस डेंस होने लगता है और टेम्परेचर डिक्रीज। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे हिली एरिया में, या फिर जो जिस रीजन में आप रह रहे हो उसकी जो सी लेवल से उससे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, जो जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी और टेम्परेचर भी डिक्रीज तो होता जाएगा। तो ये होता है एल्टीट्यूड का इफेक्ट। फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्रेशर और विंड सिस्टम। तो प्रेशर और विंड सिस्टम भी किस पे डिपेंड्स करता है, लेटीट्यूड पर और एल्टीट्यूड पे। जहाँ पे लेटीट्यूड 0 डिग्री लेटीट्यूड है, इक्वेटर है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगी। टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे प्रेशर लो है, और वो लो प्रेशर जोन होगा तो जितनी भी हवाएं होगी ना इक्वेटर की तरफ खींची हुई चली आएगी। ये इक्वेटर है हमारी, और जितनी भी यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, और यहाँ पे लो प्रेशर है तो क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, और जितनी भी हवाएं इसकी तरफ खींची चली हुई आती है हमारी इक्वेटर की तरफ। तो यह प्रेशर और विंड सिस्टम डिपेंड करता है लेटीट्यूड पर और एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड मतलब हाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वहाँ से हवाएं उधर से डिफ्लेक्ट होगी, ग्राउंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखो जैसे कि हमने देखा था जो सी होता है ना, सी क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर में जो वेरिएशन है उसको कंट्रोल करता है। अब देखो कैसे करता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, वापस में थोड़ा सा मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, अगर पिक्चर में थोड़ी कमी हो तो उसके लिए माफ़ी। जैसे ये एक पिक्चर मैंने बनाई है, अब देखो ये क्या है, अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सी, अब सी क्या करता है ना, क्लाइमेट कंडीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दिन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर यहाँ पे रिलेटिवली लो होगा, तो ये क्या कर, यहाँ क्या होगा कि सी से यहाँ पे हाई प्रेशर होगा इस जगह, और यहाँ लो प्रेशर होगा, तो हवाएं किधर चलेगी, सी से लैंड की तरफ चलेगी, सेम कंडीशन यहाँ फ्लो होगी। तो यही रीज़न है कि दिन में आप सी बीच पे चले जाओ, आपको ठंडी हवाएं आती हुई दिखेगी समुद्र से, सागर से, ओशियन से। लेकिन रात में ये चेंज रिवर्स हो जाता है, जो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स कैसे हो जाता है, जो सी होता है ना वह रिलेटिवली धीरे धीरे ठंडा होता है, लैंड क्या होता है जल्दी ठंडा हो जाती है, तो जो हवा की डायरेक्शन रिवर्स कर जाती है, हवा फिर ऐसे चलेगी, क्योंकि जो सी है वह ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा, प्रेशर यहाँ पे कम होगा, लो प्रेशर होगा, लैंड में ज़्यादा प्रेशर होगा, और यहाँ पे क्या टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे ये टेम्परेचर यहाँ रिलेटिवली लो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हवाएं रात को ऐसे चलेगी। तो कहने का मतलब है कि जो सी है ना, यहाँ पे क्या करेगा, टेम्परेचर को वेरी नहीं होने देगा। दिन का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वेरिएशन यहाँ पे कम हो जाएगा। सी क्या करेगा, क्योंकि लैंड जो ज़मीन है वो ठंडी होने वाली है, लेकिन सी क्या करेगा, उसको ठंडा होने नहीं देगा, क्योंकि वो सी वहाँ पे गर्म रहेगा, तो उसको टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है वहाँ के। और यही रीज़न है, चाहे आप जितनी भी कोस्टल रीजन है, जैसे चाहे वो ओडिशा कोस्ट हो, आंध्रा कोस्ट हो, केरल के आइसलैंड हो, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और गोवा हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। लेकिन अब जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ती जाती है ना, टेम्परेचर कंडीशन एक्सट्रीम होने लगती है।
एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होने लगती है, जैसे राजस्थान में चले जाओ, वहाँ पे समर हॉट होते हैं, दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर भी वहाँ पे चेंज होता रहता है। तो कहने का मतलब है सी से अगर डिस्टेंस बढ़ेगी टेम्परेचर कंडीशन चेंज होने लग जाएगी, एक्सट्रीम वेदर आपको देखने को मिलेगा। अब ओशियन करंट्स हमने देखा होगा, जो ओशियंस होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है कि कहीं पे हॉट वाटर होता है, कहीं पे कोल्ड वाटर होता है। जो प्रेशर का डिफरेंस होता है ना, ये क्या करता है, हवाओं को मजबूर कर देता है या फिर हवाओं को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करता है। तो जब ये जो हवाएं अपने साथ मॉइस्चर को ले जाती है और ओशियन का वाटर सर्कुलेट होता लगता है, ऐसे ओशियन करंट्स बोलते हैं। अब जहाँ पे यहाँ पे एक टर्म आई ऑनशोर। ऑनशोर का मतलब होता है कि जब जो ऑन शोर का मतलब होता है कि हवाओं की डायरेक्शन जो सी से लैंड की तरफ, इसे ऑन शोर बोलते हैं। तो जब ओशन करंट्स क्या होगा, जब ऑन शोर कंडीशन होगी, हवाएं सी से लैंड की तरफ आएगी, तो जहाँ पे कोल्ड वाटर पहुँचेगा वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा उस जगह का, और जहाँ पे हॉट वाटर करंट्स पहुँचेगी और ऑन शोर कंडीशन होगी, वहाँ का उस रीजन का टेम्परेचर वहाँ पे हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ओशन करंट्स क्या करती है, इस टाइप से जो क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, वेरी करती है। अब हम रिलीफ फैक्टर्स को देख लेते हैं। रिलीफ मतलब होता है जो एवरेज हाइट, ये जो हिली एरिया है, ये फैक्टर कहाँ पे काम करता है, जहाँ पे हिली एरिया है। अब देखो होता क्या है कि सपोज जैसे यहाँ पे कोई क्लाउड है, ये कोई हिल्स है, अब ये हिल है और क्लाउड यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, क्लाउड यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो क्लाउड अब जब यहाँ पे आएंगे और सपोज अगर ये इस हील से टकराएंगे, तो यहाँ पे तो क्या कर देंगे, बारिश कर देंगे, हाई बारिश, और ये जो रीजन है ना बेचारा, ये सूखा रह जाएगा। तो इसको तो बोलेंगे लीवर्ड साइट, और इसको बोलेंगे आपकी विंडवर्ड साइट। तो जो रिलीफ फीचर से क्या होता है कि जो विंडवर्ड साइड में तो हाई रेनफॉल हो जाती है, और जो लीवर्ड साइड है वहाँ पे क्या होता है, लीवर्ड साइड में क्या होता है, आपको ड्राई जो वो रीजन है वो ड्राई रह जाता है, रिलेटिवली ड्राई रह जाता है। तो रिलीफ भी किस प्रकार क्लाइमेटिक कंडीशन को एक रीजन को रिलीफ फीचर क्या करेगा, जो ऊंचाई है हिल्स की वो क्या करेगी, इसके इस वाले रीजन को तो क्या कर देगी, इसको तो यहाँ पे रेनफॉल बढ़ा देगी और इस रीजन को रिलेटिवली ड्राई रख देगी। तो इस प्रकार यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन रिलीफ फीचर से इफेक्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं ना, ये कैसे इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। अब हम लेटीट्यूड की बात करते हैं। तो जो लेटीट्यूड में क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, इंडिया के मिडिल पार्ट से निकलती है, जैसे रन ऑफ कच्छ से, और जो वेस्ट टू मिजोरम से निकलती है इन द ईस्ट में। वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से गुजरती है, और जो ईस्ट है में मिजोरम से गुजरती है। तो ऑलमोस्ट जो हाफ कंट्री है ना, तो वो उसमें जो साउथ वाला पार्ट है वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है, और तो वो ट्रॉपिकल एरिया होता है। और जो रिमेनिंग एरिया वो नॉर्थ में होता है, जिसमें नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक्स होता है, वो सब ट्रॉपिक्स में लाई करता है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो ट्रॉपिकल वाला है, उसका आधा पार्ट तो ट्रॉपिकल है और लगभग हाफ पार्ट आपका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कहने का मतलब है, तो जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है इंडिया के लगभग हाफ वाले पार्ट में निकल रही है। यहाँ पे कुल 8 स्टेट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ 8 स्टेट है। तो वेस्ट में तो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ से हैं, ईस्ट में आपके यहाँ पे मेघालय से हैं, ईस्ट में मिजोरम से है, और 8 स्टेट कवर कर रहा है। तो ये वाला बॉटम पार्ट तो ट्रॉपिकल रीजन में हो गया और ये सब ट्रॉपिकल रीजन में हो गया। तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं एल्टीट्यूड को। तो एल्टीट्यूड में क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेंगे। तो जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो, जो हिमालयन जो रीजन है ना, जो हिमालयन रीजन है, यहाँ की जो एवरेज हाइट है, जो हिमालय रीजन जो इस रीजन जो निकल रहा है, ये यहाँ की एवरेज हाइट अराउंड 6000 मीटर है। और कोस्टल रीजन जो आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो हाइट है अराउंड 30 मीटर है। अब देखो ये होता क्या है, जो ऊपर इंडिया के ऊपर जो चाइना है, और चाइना के ऊपर जो रशिया है, और वहाँ जो साइबेरिया वाले पार्ट से जो ठंडी हवाएं आती है ना, साइबेरिया वाले पार्ट से ठंडी हवा आती है ना, वो क्या करता है कि जो हिमालयन रीजन ये एक बैरियर की तरह वर्क करता है। और जो एक्सट्रीम विंटर कंडीशन जो यहाँ पे हो सकती थी इस वाले रीजन में, ये उन हवाओं को ये हमारा हिमालयन ग्रेट हिमालय इसको रोक लेता है, और यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हमको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आपको टेम्परेचर माइल्ड दिखता है। अब तो इस प्रकार जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड क्लाइमेटिक कंडीशन को इफेक्ट करता है।
तो यही रीज़न है कि जो माउंटेन है, जो सेंट्रल एशिया है, जो हिमालय क्या करता है, जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आ रही है उससे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेव कर लेता है, और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में माइल्ड विंटर आपको देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। अब प्रेशर और विंड की बात करते हैं, तो जो क्लाइमेट में हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर और विंड कंडीशन देखते हैं, इसमें 3 चीज़ों को हम देखेंगे। प्रेशर एंड सरफेस विंड को, अपर एयर सर्कुलेशन जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को, जो वेस्ट में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो आप देख सकते हो इंडिया आपको यहाँ पे दिखेगा, हमारी इंडिया की लोकेशन कहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिया की आपकी लोकेशन है। तो जो इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है, इंडिया लाई कर रहा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन में। और इक्वेटोरियल क्या है, इक्वेटोरियल रीजन आपका कहाँ पे है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो यहाँ से जो हवाएं चलती है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड विंड चलती है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड विंड चलती है, नॉर्थ जो उत्तरी नॉर्थ जो उत्तर और पूर्व से जो हवाएं चलती है, ये इक्वेटर की तरफ आती है। अब इनकी डायरेक्शन को हम समझ लेते हैं, ये डायरेक्शन ऐसी क्यों है, ये जो इक्वेटर की तरफ आ रही है ये लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है, और जो हवाएं इक्वेटर से दूर जा रही है वो राइट डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक इफेक्ट होता है कोरोलिस इफेक्ट। अब कोरोलिस इफेक्ट क्या होता है, कोरोलिस फोर्स क्या होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा आप कोरोलिस फोर्स को समझ लो। देखो जो हमारा जो अर्थ है ना, यह वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, जो अर्थ है ये वेस्ट टू ईस्ट सर्कुलेट कर रही है, पोलर रीजन भी मूव कर रहा है, ये इक्वेटर वाला रीजन भी मूव कर रहा है। सोचो राम इस पॉइंट पे है और नीलेश इस पॉइंट पे है। राम को दिस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने में जितना समय लगेगा, अराउंड 24 आवर मान लेते हैं, उतना ही समय नीलेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने को लगेगा, इसके पास भी 24 आवर भी है। और सेम आवर में राम को तो ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी है, ज़्यादा डिस्टेंस फॉलो करनी है, और नीलेश को कम डिस्टेंस फॉलो करनी है। तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, राम की। ऑब्वियस सी बात है राम की ज़्यादा होगी, क्योंकि 24 आवर दोनों के पास है, 24 घंटे में ये इस वाले एरिया को कवर कर रहा है, और नीलेश ओनली इस वाले एरिया को कवर कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो इक्वेटर एक जो अगर हम जब हमारी जो अर्थ है रोटेट करती है ना, तो इक्वेटर पे स्पीड ज़्यादा होती है और पोलर रीजन में स्पीड कम होती है। अब एक बात समझ लेते हैं कि सपोज कोई विंड इक्वेटर से दूर चली, सपोज कोई विंड इक्वेटर से दूर जाने था उसको, वो जा रही है इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ, उसको जाना तो स्ट्रेट था, लेकिन यहाँ पे तो स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड लो है। तो वह क्या होगा कि अपने इस पॉइंट से ऐसे मुड़ जाएगी, जाना तो उसको सीधे था लेकिन वह राइट साइड में मुड़ जाएगी। और यही रीज़न है कि इक्वेटर से जो भी हवाएं चलती है, इक्वेटर से दूर चलती है, वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम आगे समझ लेते हैं। सपोज कोई हवाएं पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रही है, पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ वो चल रही है, समझना कोरोलिस फोर्स क्या है। यहाँ पे उसकी स्पीड लो है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, तो वह क्या होगी, वह अपने प्लेस से पीछे की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि उसको पहुँचना तो इस पॉइंट पे था, लेकिन ये पॉइंट तो यहाँ पहुँच गया, तो लेकिन वह कहाँ पे रह गई, यहाँ रह गई। तो पहुँचना तो उसको इस पॉइंट पे था, लेकिन वो यहीं पहुँच पाई। तो यही रीज़न है कि जो भी हवाएं इक्वेटर की तरफ चलती है वह लेफ्ट साइड में मूव कर जाती है ड्यू टू कोरोलिस फोर्स, और यही कोरोलिस इफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो इंडिया है तो यहाँ पे हमने समझा कि जो इंडिया है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स वाले रीजन में लाई करता है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट होती है और वो साउथवर्ड में मूव करती है, और कोरोलिस फोर्स के कारण वह राइट साइड में क्या हो जाती है, वह कोरोलिस फोर्स के कारण वह क्या कहाँ पे इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो वो लेफ्ट साइड में मूव करेगी। लेकिन और जब ये इंडिया से होकर गुजरती है तो इंडिया में क्या है, तो इनमें क्या होता है, मॉइस्चर कम होता है।
तो जब ये इंडिया के ऊपर से गुजरती है तो यहाँ पे होना चाहिए कि रेनफॉल 0 होना चाहिए, लेकिन इंडिया में रेनफॉल ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट विंड को कंसिडर करें जो सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट से चल रही है इक्वेटर की तरफ, जो सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट से इक्वेटर की तरफ चल रही है, ये इक्वेटर है, और ये जो नॉर्थ ये जो विंड है ऐसे आ रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इंडिया इसके इक्वेटर की तरफ जा रही है, इनके पास क्या होता है, मॉइस्चर बहुत कम होता है। तो जब इंडिया की जो ऊपर से लैंड से गुजरेगी तो इंडिया में रेन नहीं होनी चाहिए और हमारा इंडिया ड्राई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज कर देते हैं और उनको हम समझेंगे। अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर और विंड सिस्टम है ना इंडिया का, वो यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है। देखो विंटर में क्या होता है कि जो हिमालयन जो रीजन है, अब यहाँ पे देखो आप विंटर में आप देखो यहाँ पे देख सकते हैं जो विंटर है, विंटर में क्या है, जो हिमालयन जो रीजन है ना, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जहाँ पे विंटर ज़्यादा होगी, टेम्परेचर लो होगा, तो प्रेशर यहाँ पे हाई होगा। अरे और अरेबियन जो सी होता है ना, यहाँ प्रेशर लो होता है, रिलेटिवली लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि यहाँ तो हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर, तो विंड कैसे चलेगी इस डायरेक्शन में, इंडिया के इस लैंड से होते हुए अरेबियन सी की तरफ विंड चलती है। लेकिन जैसे समर आता है, समर आने के बाद, समर पिक्चर आप देख सकते हो, जैसे मंथ ऑफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशन दे रखी है मंथ ऑफ जून की। समर आता है तो इंडिया का जो लैंड है यहाँ पे स्corching हीट पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे समर होता है, मतलब हॉट सीजन होता है, हॉट रीजन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो गंगा के जो प्लेन्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्corching हीट होती है, ड्राई से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, और इस रीजन में यहाँ पे रिलेटिवली प्रेशर हाई और टेम्परेचर रिलेटिवली लो होता है। तो हवाओं की डायरेक्शन क्या हो जाती है, यहाँ पे चेंज हो जाती है। और जब ये हवाएं अरेबियन सी से होते हुए इधर बे ऑफ बंगाल से इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पहुँचती है तो यहाँ पे बारिश करती है। तो यही रीज़न है कि इंडिया के जो मानसून को क्या बोला जाता है, जो हवाएं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो ये इंडिया की इस मानसून को साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, ये मानसून टाइप का क्यों है, क्योंकि जो हवाएं विंटर रीजन में लैंड से सी की तरफ चल रही थी, इस यहाँ से लैंड से सी की तरफ चल रही थी, समर सीजन में उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, हवाएं रिवर्स हो गई, और यही हवाएं क्या करती है, रेनी सीजन में इंडिया में मानसून लेके आती है, बारिश को लेके आती है। तो इसीलिए इंडिया के जो क्लाइमेट को है ना, मानसून टाइप का बोला गया। अब यहाँ पे एक टर्म दी हुई है अपर सर्कुलेशन, जो इंडिया का है, जो इंडिया के जो ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे क्या है, जैसे हिमालयन रीजन है, वहाँ पे क्या है, एक अपर सर्कुलेशन होता है एयर का, वेस्टर्ली फ्लो होता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, और इसको बोलते हैं, यह एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जेट स्ट्रीम का। अब थोड़ा सा हम जेट स्ट्रीम को समझ लेते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें आप जेट स्ट्रीम को देखेंगे। तो जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो, ये रियल टाइम पिक्चर है। इंडिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, जम्मू कश्मीर और हिमालयन रीजन वाला पार्ट है, यहाँ पे एक वेस्टर्ली फ्लो आप दिख रहा है, विंड का अपर सर्कुलेशन आपको दिख रहा है। यही जो वेस्टर्न जो फ्लो है ना, यही क्या है, जेट स्ट्रीम है। और ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था, जो इक्वेटर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हुई ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे ऊपर वाला पार्ट है सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो ये कौन सा है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आपको जो जेट स्ट्रीम दिख रहा है, वेस्टर्ली फ्लो है, ये आपका है पोलर जेट स्ट्रीम, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, और ये पोलर जेट स्ट्रीम है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। कंप्लीट वेस्टर्ली फ्लो है, और ये कैसे इंडियन क्लाइमेट को प्रभावित करता है, अब हम उसको समझेंगे। तो यह आपको पहले भी दिखाया था मैंने, ये 27 to 30 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड में होता है, उत्तरी अक्षांश में होता है, और इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट फ्लो। हवाएं चलती है अपर सर्कुलेशन में वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। अब ये इंडिया में कहाँ चलता है, इंडिया में जो हिमालयन रीजन के साउथ में चलता है, एक्सेप्ट समर।
समर को छोड़ दें तो हिमालयन रीजन के साउथ में चलता है। अब क्या होता है कि जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो विंटर में होते हैं उसको ये कैसे एक्सपीरियंस कैसे प्रभावित करता है वो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो विंटर है, नवंबर दिसंबर होती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो मेडिटेरेनियन सी है ना, यहाँ पे समझना आप, यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है और यहाँ पे प्रेशर रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हाई होता है। इंडिया में भी उस टाइम कोल्ड क्लाइमेट होता है लेकिन प्रेशर रिलेटिवली यहाँ पे क्या है, हाई है। यहाँ पे जो इंडियन वाला पार्ट है, सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, जैसा कि मैं दिखाऊं, यहाँ पे रिलेटिवली क्या होता है कि प्रेशर यहाँ पे भी ठंड है लेकिन रिलेटिवली प्रेशर यहाँ पे लो है और मेडिटेरेनियन सी में प्रेशर यहाँ पे हाई है। तो यहाँ से हवाएं चलती है किधर की तरफ, इंडिया की तरफ। अब वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस क्या है और कैसे जेट स्ट्रीम उसको इफेक्ट करता है उसको हम समझेंगे। तो जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइक्लोन आपको दिख रहा है, यहाँ से जो हवाएं है ना ऊपर की तरफ उठ रही है और यहाँ पे क्या है, ये जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो जब ये हवाएं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से मिक्स होती हैं तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया की तरफ पहुंचती है और इंडिया में जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये बारिश करती है, जिसको हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस, जिसे राजस्थान में मावटा बोला जाता है, मावट बोला जाता है और राजस्थान में गेहूं की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यह होता है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। मेडिटेरेनियन सी से जो हवाएं चली ऊपर की तरफ उठी और जब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से मिक्स हुई, इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न क्लाइमेट को इसने इफेक्ट किया और वहाँ पे रेनफॉल देखने को हमको मिलती है और यही वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस है। अब समर में क्या होता है, देखो समर और विंटर क्या होता है, क्योंकि सन जो अर्थ है, अर्थ रिलेटिवली सन के राउंड मूव कर रही है, तो यहाँ पे सन का जो अपेरेंट मूवमेंट है वो चेंज हो जाता है और ये वेस्टर्न जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ना, हिमालयन के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है, साउथ से। और एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है वो इन समर सीजन में इंडियन पेनिनसुला से फॉलो होने लग जाती है और अप्रोक्स 14 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड पर। अब इस समर मंथ में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ईस्टर्न जेट स्ट्रीम पे आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है, ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। समर सीजन में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो तिब्बत प्लेट्यू, थोड़ा सा इंडिया के, अब यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश वाली बॉर्डर है, यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से फॉलो कर रहा है और इंडिया का जो पूरा पेनिसुला है यहाँ पे ये विंड को यहाँ पे ब्लो कर रहा है, ठीक है, ये वाला पेनिसुला वाला एरिया है। तो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। तो यहाँ पे यही है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस क्या है, जो वेस्ट साइड में जो साइक्लोन डिस्टर्बेंस होता है, जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पे जो साइक्लोन जनरेट हुआ है उसकी हवाओं को जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो अपने साथ इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में ले आती है और वहाँ के इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है और कभी कभी यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है और जिसे मावटा बोला जाता है और राजस्थान में कह सकते हैं गेहूँ की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लेते हैं। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन ये ईस्टर्न कोस्ट में जनरेट होते हैं, अक्टूबर टू नवंबर मंथ में देखने को मिलते हैं और इनका जो फ्लो क्या होता है, ईस्टर्ली होता है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। और ये डिस्टर्बेंस जो कोस्टल रीजन है ओडिशा और आंध्रा को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और वहाँ पे डिजास्टर भी कई बार साइक्लोनिक डिजास्टर भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ मैं। तो जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो, यह ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अक्टूबर टू नवंबर मंथ में जनरेट होते हैं। ईस्टर्न कोस्ट ओडिशा और आंध्रा के कोस्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ईस्टर्ली यहाँ पे हवाएं ईस्टर्ली फ्लो होती है, ये ईस्टर्ली मतलब ईस्ट टू वेस्ट में, और यहाँ पे ओडिशा और आंध्रा के कोस्ट में आपको डिजास्टर देखने को मिलते हैं। और यह किस रीजन से होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन से। ये बे ऑफ बंगाल में जनरेट होते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जनरली जो अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी में साइक्लोन लेस जनरेट होते हैं इन कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। अब इसका रीज़न भी है, इसके रीज़न में ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं, वाटर डेंसिटी का डिफरेंस होता है, उसमें भी कुछ यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि जो अरेबियन सी है उसमें आपको साइक्लोन डिस्टर्बेंस लेस देखने को मिलते हैं इन कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। तो आई होप
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपका वन सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए। और जो पार्ट 2 होगा ना, अब उसमें हम इंडियन मानसून को कवर करेंगे। तो आई होप यू लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।